हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो फ्री सीरीज में अब यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। 20 मार्क्स की ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। वन शॉट वीडियोस इस यूनिट के तीनों चैप्टर्स के मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूं। कंप्लीट यूनिट का वन शॉट भी आपके स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिटी RRG पर अवेलेबल है। तो बच्चों, इस सेशन में हम जेनेटिक्स के लास्ट 10 इयर्स के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। 30+ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें मैंने कोई एमसीक्यू या 1 मार्कर्स इंक्लूड नहीं किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 2023 में पूछा गया है बच्चों। मैं ईयर भी मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पनेट स्क्वायर के हेल्प से जीनोटाइप और फेनोटाइप निकालना है, टेस्ट क्रॉस करवाना है। ग्रीन पोर्ट कलर डोमिनेंट है, ग्रीन पोर्ट कलर इज डोमिनेंट। ऐसे क्वेश्चंस में बट बेटा आपको स्टेटमेंट के हिसाब से चलना है। एंड ओवर येलो पोर्ट कलर, तो दिस इज रिसेसिव, यस और नोट। इन गार्डन पी विद अननोन जीनोटाइप्स, अननोन जीनोटाइप्स आर क्रॉस विद डबल रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस में बच्चों मेरे कि जो F1 ऑर्गेनिज्म है उसको क्रॉस करवाया जाता है विद डबल रिसेसिव पेरेंट, उसी को तो हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड टेस्ट क्रॉस इज डन टू चेक प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यही होता है। सो पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी, F1 में हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, F1 में हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी और उसको डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है, राइट। तो क्या होगा, ये वाला क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी। और अगर हम पेनेट स्क्वायर से इसको लिखते हैं तो कैपिटल जी स्मॉल जी, यहाँ पे स्मॉल जी और स्मॉल जी, ये हमारे गैमेट्स हो गए। तो F1 जनरेशन में तो सारे डोमिनेंट अपना इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन F2 में रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। क्लियर। तो पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कैपिटल जी स्मॉल जी एंड डबल रिसेसिव। जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है उनका ग्रीन पोर्ट कलर होगा, जबकि जो डबल रिसेसिव इंडिविजुअल हैं उनका येलो पोर्ट कलर होगा। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1, कि हाफ ऑफ द पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स हैव ग्रीन पोर्ट कलर एंड हाफ हैव येलो पोर्ट कलर। क्लियर हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मोगन सेलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को उसने क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चूज किया, बताओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा चुका है, बल्कि रादर आई वुड से ये 2015 का क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक नेम फ्रूट फ्लाई का ये ऊपर दिया गया है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम हो गया। फ्रूट फ्लाई के साथ उसने क्यों प्रेफर किया, रीजंस टू चूज मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नंबर 1, शॉर्ट लाइफ स्पैन, शॉर्ट लाइफ स्पैन। सेकेंड, male and female are easily differentiable, male are smaller as compared to females. Thirdly, easy to handle, easy to grow in nutrient media, less number of chromosomes. So these are the possible reasons due to which Morgan selected Drosophila melanogaster और fruit fly for his experiments. Clear? 3 पूछे मैंने, आपको 5 बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोफिलिक फादर कैन नेवर पास द जीन फॉर हीमोफिलिया टू हिज सन। या इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रॉस है नॉर्मल कपल जिसमें जो बेटा है
उसको हेमोफीलिया है, बट डॉटर नॉर्मल है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब डॉटर की मैरिज हुई एक नॉर्मल पर्सन से, तो जो ग्रैंडसन था वो भी हीमोफिलिक था। तो क्रॉस को पेडिग्री चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जीनोटाइप बताना है डॉटर का, हस्बैंड का, कंक्लूजन बताना है किस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न है। ठीक है, चलिए पॉइंट वाइज फॉर्म में चलते हैं। देखो बच्चों, एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हीमोफीलिया किस तरह का डिजीज है। हीमोफीलिया इज अ, चलिए एक सेकेंड, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक डिजीज। कैसी डिजीज है? हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज है। कैरियर फीमेल इसको ट्रांसमिट करती है टू सन। तो जो हमारा पेडिग्री है, जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा पूरा का पूरा पेडिग्री बना हुआ है वो मैं बता देता हूं आपके लिए। पेडिग्री क्या है कि एक कैरियर फीमेल है, गॉट मैरिड टू ए नॉर्मल मेल, तो ये कैरियर फीमेल हो गया, दिस इज नॉर्मल मेल। जहां पे भी आपको कंफ्यूजन लगे बच्चों, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन में मेल नॉर्मल, डॉटर फिर से कैसी हो गई? कैरियर डॉटर। सन अफेक्टेड होगा, 50% ऑफ सन विल बी, सॉरी, हाँ टोटल का 50% हो गया ना अफेक्टेड सन, और वी कैन से हीमोफिलिक सन। अब जो ये जो कैरियर डॉटर थी, ये वाला नहीं, जो कैरियर डॉटर थी उसकी मैरिज होगी नॉर्मल मेल के साथ, एंड टू द सरप्राइज जो ग्रैंडसन था वो अफेक्टेड था। ये पेडिग्री चार्ट है, अफेक्टेड ग्रैंडसन, ये पेडिग्री चार्ट क्लियर है। तो जीनोटाइप ऑफ डॉटर कैरियर है तो XXH, नॉर्मल मेल XY। तो जीनोटाइप पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का वो क्लियर हो गया, पेडिग्री हमने बना दी, जीनोटाइप ऑफ डॉटर एंड हस्बैंड, बात खत्म। उसके बाद क्या पूछा है कि हीमोफीलिया मैंने बताया कि सेक्स लिंक डिजीज है, कैरियर फीमेल से उसके सन में जाता है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में है कि जो पेडिग्री दिखा रहा है, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम कैरियर फीमेल टू डॉटर, कैरियर डॉटर, ठीक है, एंड सन अफेक्टेड, राइट। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस तरह के ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। ए कपल विद नॉर्मल विजन, ये भी क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है, राइट। कपल है जिसका नॉर्मल विजन है, बच्चा कलर ब्लाइंड है, उसी तरह का क्वेश्चन है, सेक्स बताना अफेक्टेड चाइल्ड का, और उसको दूसरी तरीके से पूछा गया कि कलर ब्लाइंड चाइल्ड इज बोर्न टू नॉर्मल कपल, तो एक क्रॉस डिजाइन करना है और सेक्स बताना है बच्चे का, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड, जैसे हीमोफीलिया था वैसे ही ये भी सेक्स लिंक डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रेड या ग्रीन कोन सेल्स हैं, रेड और ग्रीन कोन सेल्स आर अफेक्टेड, उनमें डिफेक्ट हो जाता है। अब इसका जो जीन है, जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, जीन फॉर दिस इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। इसलिए फीमेल्स में सेक्स लिंक डिजीजेस
नॉर्मली अपीयर नहीं होती, क्योंकि जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होगा वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन मेल्स में फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम पे ये लोकेटेड है। नॉर्मल फीमेल जिसको हम कैरियर कहते हैं वो इसको कैरी करेगी, वो किसकी तरह काम करेगी, कैरियर की तरह काम करेगी। तो इसका भी क्रॉस जो होगा इट विल बी सिमिलर टू दैट ओनली, कि जो कैरियर फीमेल है, जो कैरियर फीमेल है गोट मैरिड विद नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल मेल है, ये कैरियर फीमेल है। तो यहां पे अब आप बताओ क्या होगा, ये करके दिखाओ, बताओ बताओ। ये गैमीट्स है हमारे पास, चेकर बोर्ड ही बना देता हूं मैं आपके लिए, राइट। इधर एक्स और इधर वाई। सो ये कैरियर फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल, ये अफेक्टेड मेल, ये नॉर्मल मेल। क्लियर। सो 25% फीमेल कैरियर, 25% फीमेल नॉर्मल, 25% मेल नॉर्मल, 25% मेल अफेक्टेड, और यू कैन से कलर ब्लाइंड। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गया। तो जो अफेक्टेड चाइल्ड होगा वो क्या कौन होगा, मेल होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी मेल। क्रॉस हमने डिजाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोकैरियोटिक सेल हैज नो डेफिनेट न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है जी, न्यूक्लियोइड होता है उसमें, तो उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, राइट। बट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। व्हाई सो, कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड, चलो बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज न्यूक्लियोइड। 2018 का क्वेश्चन है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ये क्यों नहीं होता, हमें ये पता है डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना। और जो न्यूक्लियस है वहां पे न्यूक्लियोइड जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे, उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोइड कंटेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जिनको नॉर्मली हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है। तो डीएनए ऑर्गेनाइज हो जाता है, डीएनए गेट्स ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, डीएनए गेट्स ऑर्गेनाइज इन फॉर्म ऑफ लूप्स, and these loops are held by proteins, held by these positively charged proteins। तो इसलिए वो स्कैटर्ड नहीं रह जाता। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलो 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 चलो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 का क्वेश्चन है वैसे तो। लेवल डायग्राम न्यूक्लियोसोम का बताना है, कहाँ मिलता है हिस्टोन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सारी बात करेंगे। देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, सबसे पहली बात, न्यूक्लियोसोम एक नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए का कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए का कॉम्प्लेक्स है, wrapped around a positively charged हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 5 स्टोन्स होते हैं, इनमें से 4 H2A, H2B, H3 एंड H4 पेयर्ड कंडीशन में मिलके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहते हैं ऑक्टामर, विच इज नोन एज ऑक्टामर।
एंड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस H1 स्टोन। तो जब उसको बाइंड करने के लिए H1 भी आ जाता है, ये ओक्टामर भी प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम पे ही जो डीएनए है वो इस तरह से 1/3/4 टर्न में रैप होता है एंड इट गिव्स ए बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। और इसकी वजह से कॉम्पैक्टनेस आ जाती है, इसकी वजह से कॉम्पैक्टनेस आ जाती है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। क्लियर? और कुछ और बताऊं इसके बारे में थोड़ा सा? चलिए और थोड़ा डिटेल में बताते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास ओक्टामर है जिसको न्यू बॉडी भी कहा जाता है, उसके साथ जब H1 जुड़ गया एंड डीएनए गेट्स रैप्ड ओवर इट, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। क्लियर? अब हिस्टोन प्रोटीन्स पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? हिस्टोन प्रोटीन्स एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, यही क्वेश्चन था आपका, है ना? ड्यू टू लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड्स, लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन। याद रहेगा? एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं बच्चों, 200 बेस पेयर होते हैं। ठीक है? क्लियर? चलें आगे। व्हाई जेनेटिक कोड इज कॉल्ड दिस एंड दिस? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डीजेनरेट क्यों कहते हैं और यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? व्हाट इज जेनेटिक कोड, पहले ये बताओ। चलो किस किस को याद है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में आके बताओ। 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस which codes for specific amino acid is known as genetic code। अब वो डिजेनरेट क्या है, क्यों है, और यूनिवर्सल क्यों है? डिजेनरेट क्यों है वो पहले तो डिजेनरेट की बात कर लेते हैं। व्हाई इट इज डिजेनरेट? अगर एक से ज्यादा कोडोन सीक्वेंस सेम अमीनो एसिड के लिए हो, मोर देन 1 कोडोन फॉर 1 अमीनो एसिड, देन इट इज कोल्ड डिजेनरेट टाइप। ठीक है? एग्जाम्पल है GAA, GAG, 2 कोडोन है, दोनों किसके लिए कोड करते हैं? ग्लूटामिक एसिड के लिए। दोनों किसके लिए कोड करते हैं? ग्लूटामिक एसिड के लिए। क्लियर है बच्चों? यूनिवर्सल क्यों कहते हैं इसको? व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इन नेचर? 1 कोडोन फॉर 1 अमीनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल है AUG, इसको स्टार्टिंग कोडोन भी कहते हैं, इट कोड्स फॉर मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो ये यूनिवर्सल भी हो गया, स्टार्ट कोडोन भी हो गया, क्लियर भी हो गया। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि स्टॉप कोडोन क्या है, एम्बिग्यूअस क्या, अनएम्बिग्यूअस क्या है, डिजेनरेट क्या है, यूनिवर्सल कोडोन क्या है। ये बात तो ऑलरेडी हम कर चुके। ठीक है? मैं ईयर लिखता जा रहा हूं कि कौन से साल में क्वेश्चन आए थे। ठीक? UAA, UAG, UGA, ये 3 कोडोन है, डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, फॉर एनी अमीनो एसिड, इनकी इसलिए इनको स्टॉप या नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है, स्टॉप या
नॉनसेंस कोडोन कहा जाता है। क्लियर है? एम्बर, ओपल एंड ओकरे। दूसरा अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस कोडोन क्या होता है? कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, तो वो क्या कहलाएगा? अनएम्बिग्यूअस। जैसे CCG, जी इट कोड्स फॉर प्रोलीन अमीनो एसिड। एंड थर्ड पार्ट, डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। डीजेनरेसी ऑफ कोडोन या डीजेनरेट कोडोन या डीजेनरेसी ऑफ कोडोन। सिंगल अमीनो एसिड कोड फॉर मोर देन वन, वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, उल्टा हो गया ना, मोर देन वन कोडोन, तो ये क्या कहलाता है? डीजेनरेसी। ठीक है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की तो अभी हमने बात करी थी। यूनिवर्सल कोडोन क्या होते हैं? यूनिवर्सल कोडोन क्या होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ प्रोटोजोन्स को छोड़ के जो AUG है ये कोड करता है स्टार्टिंग कोडोन, मिथियोनिन के लिए कोड करता है ना? तो ये सेम है। तो ऐसे कोडोन को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कोडोन्स कहते हैं बच्चों। ठीक है? चलिए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है ना। आपको नाम बताने हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा मजा आता है ना, फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ 2 वर्ड लिखने हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका पहले का हो जाएगा ड्रायोपिथेकस एंड सेकंड का हो जाएगा, बताओ बताओ, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 2 नंबर पक गए। चलो, विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। बायो में एल्जेब्रिक इक्वेशन एक ही जगह पे आती है, अगर आपको याद हो तो। कहां पे आती है? p² प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ। हार्डी-वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम, है ना? हार्डी-वेनबर्ग्स को एक्सप्लेन करना है एक तरह से आप। ये क्या कहता है? हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ क्या कहता है? हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल भी कह सकते हो कि अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन अ पॉपुलेशन, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इफ देयर इज नो रिकॉम्बिनेशन, नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो माइग्रेशन। तो अगर ये सब नहीं होता है तो पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ऐसी पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। बट नेचर में ये पॉसिबल नहीं है। सो हार्डी-वेनबर्ग्स लॉ इज एप्लीकेबल, remain true only in ideal conditions, right? अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो द पॉपुलेशन साइज रिमेन स्टेबल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं बच्चों? दैट इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। दैट इज नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम, की पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई। सो द सम टोटल ऑफ, according to this law, sum total of all allele frequencies in a population is always 1. बट मैंने बता दिया कि ये सिर्फ आइडियलिस्टिक सिचुएशन में हो सकता है, नेचर में नहीं होता। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपके।
अगला क्वेश्चन है अगेन इवोल्यूशन चैप्टर से है, इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। ये तो 2013-14 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फटाफट एक एक वर्ड लिख लेना है और पूरे नंबर मिल जाएंगे। ह्यूमन लाइक मीट ईटर, मीट ईटिंग जावा मैन, इसने खुद भी आइडिया दे दिया। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस आ जाएगा। मोर ह्यूमन लाइक विद ब्रेन साइज, क्रेनियल कैपेसिटी 1400, सेंट्रल एशिया में था और हाइड को यूज करने लग गया था। तो वो कौन था? वो कौन थे? निएंडरथल्स थे। कौन थे? निएंडरथल्स थे, निएंडरथल्स थे। ह्यूमन लाइक वेजिटेरियन, ब्रेन क्रैनियल कैपेसिटी कम हो गई 650 to 800, तो होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस। मैन लाइक प्राइमेट 15 मिलियन ईयर्स अगो, तंजानिया में थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो, रामापिथिकस। चार वर्ड के 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 1/2 ईच। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु होना चाहिए। बताओ कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? बताओ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज having a contrasting trait or they differ in a contrasting trait are crossed, उनका क्रॉस करवाया गया, उनकी क्रॉसिंग करवाई गई। the trait, the form which expresses itself, which shows its effect, which expresses itself is called dominant, while the other which remain hidden or unexpressed is known as recessive। कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ट्रेट के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट दिखा दे तो वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा, और अगर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता तो क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन इट। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा इजीली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम हाइट ऑफ द प्लांट की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ प्लांट में ये कैरेक्टर हो गया हमारा, एक ट्रेट हो गया हाइट ऑफ द प्लांट। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या होगी? या तो टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा, राइट। अब जो डोमिनेंट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, तो हमने टॉलनेस को डोमिनेंट मान लिया। सो गैमेट फॉर्मेशन एंड F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, F1 जनरेशन में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे? हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल होते हैं। जब F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल्स, तो क्या मिला? तो क्या मिला हमें? तो हमें मिला ये चेकर बोर्ड, ये पनेट स्क्वायर। इससे हम इसका रिजल्ट बताएंगे। ये गैमेट्स, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 1:2:1, और ये तो जीनोटाइप हो गया। और फिनोटिपिकली 3 टोल है, दिस इज टोल, हेट्रोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस टोल, सॉरी ये होमोजाइगस टोल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस टोल है, हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? टॉलनेस टू ड्वार्फनेस 3:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों हमेशा याद रखना, जीनोटिपिक रेशियो आती है
1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो आती है 3:1। 2020 का क्वेश्चन था। हाउ वुड यू फाइंड अ जीनोटाइप ऑफ ए टॉल पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स? ये दो कैरेक्टर हो गए, दो कैरेक्टर हो गए ना। टॉल भी है और व्हाइट भी है। अब अननोन जीनोटाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैंने स्टार्टिंग कहां से करवाई थी? अननोन जीनोटाइप के लिए क्या करते हैं हम? टेस्ट क्रॉस इज डन। क्या करवाया जाता है? टेस्ट क्रॉस, राइट। अब ये टॉल प्लांट होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, राइट। तो दोनों केस हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस केस में तो वाइट ही दिया है इसने। अब अगर मान लो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस है तो कैपिटल टी हो गए, राइट। और व्हाइट फ्लावर क्रॉस कर दिया उसको विद ड्वार्फ व्हाइट, ड्वार्फ व्हाइट, ठीक। ये आपको जीनोटाइप मिल गया केस 1 का, ठीक है। तो इसमें तो क्या होगा, इधर से TW आएगा और इधर से TW आएगा, तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? टॉल एंड व्हाइट। सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? टॉल एंड व्हाइट। बात समझ में आ गई? ठीक, चले आगे। अब दूसरा केस देखें कि अगर वो है हेट्रोजाइगस, अगर ये हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस व्हाइट, ड्वार्फ पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर, इसके साथ क्रॉस करवा देंगे तो क्या होगा? इसका यहाँ पे TW एंड TW, ठीक है। दो टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बन गए, लेकिन यहाँ पे सेम बनेगा, तो TWW एंड TTWW, मतलब 1:1 आ जाएगा कि टॉल प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स एंड ड्वार्फ प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स, 1:1। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? तो टेस्ट क्रॉस इज डन टू चेक प्योरिटी ऑफ गैमेट्स आल्सो। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है आपको बर्ड्स में और कुछ दूसरे एनिमल्स में। चलो मैं सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले बर्ड्स की बात कर लेते हैं। बर्ड्स में कौन से टाइप का मिलता है? पहले तो ये तो आपको याद होगा, इन बर्ड्स विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड। इसके लिए एक अलग से हम स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। चलो, ZW ZZ टाइप, ZW ZZ टाइप जो फीमेल हेट्रोगेमेटिक का एग्जांपल है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक, है ना। मेल होमोगेमेटिक है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ZW ZZ टाइप। तो क्या होगा बताओ? डू यू हैव एनी आइडिया? बोलो बोलो, कैसे होगा फीमेल हेट्रोगेमेटी में? AA प्लस ZW एंड AA प्लस ZZ, यही तो होगा। यस और नो? ठीक,
तो मेल में होमोगेमेटिक दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फीमेल में अलग अलग है। मेल ये है, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इधर से दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। नाउ दिस कैन कंबाइन विद दिस। पूरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा बना देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज रहोगे। तो 50-50% चांसेस है, ठीक है। दिस इज फीमेल हेट्रोगेमेटी। हनी बी का मैं एक एग्जांपल स्पेशली बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, हनी बी में कैसे होता है, स्पेशली मेल हनी बी में। फीमेल डिप्लॉयड होती है, फीमेल हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड है। रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस अकर्स, एंड आफ्टर मियोसिस हैप्लॉइड एग्स आर प्रोड्यूस्ड, एग्स आर हैप्लॉइड। अब इस हैप्लॉइड एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एग डेवलप हो जाता है इनटू ड्रोन। तो ड्रोन कैसे हैं, हैप्लॉइड। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब दूसरी तरफ हैप्लॉइड मेल है, हैप्लॉइड मेल जिसको हम ड्रोन कह रहे हैं, ठीक। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, एग सेल इसके साथ कंबाइन करके डिप्लॉइड जाइगोट बना देगी, फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा, और इससे क्या बन जाएंगी, फीमेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी, फीमेल्स। तो फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होंगी। अगर इसमें भी दो कंडीशन हो जाएंगी, अगर इसको रॉयल जेली दे देंगे, रॉयल जेली पे अगर ये फीड करेगी तो क्वीन बन जाएगी, और बाकी सारी फीमेल्स क्या रहेंगी, वर्कर्स रहेंगी। क्लियर है बच्चों। सो दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोलो मेल हनी बी, या हनी बी पूरा का पूरा आप कह सकते हैं। क्लियर है। चले आगे, चलिए सर जी, चलिए चलिए चलिए। वाई डीएनए इज कंसिडर बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए से बेटर क्यों मानते हो भाई, बताओ बताओ बताओ, ये करके दिखाओ, बोलो। अलग अलग तरह से पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोलो। वाई डीएनए इज कंसिडर्ड बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए, बोलो। सबसे पहली बात, डीएनए स्टेबल है, डीएनए इज मोर स्टेबल फिजिकली एंड केमिकली एज कंपेयर टू आरएनए। क्योंकि आरएनए में एक तो यूरेसिल होता है, एक 2' एंड पे OH होता है, which makes it हाईली रिएक्टिव, वो उसको हाईली रिएक्टिव बना देते हैं। और हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है ना, वो स्टेबल होना चाहिए। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यूरेसिल नहीं होता इसमें, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है फ्रॉम म्यूटेशंस। ओकेजनल म्यूटेशंस होते हैं बट फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन आरएनए हमारा क्या है, आरएनए यहाँ पे भी मात खा गया, क्योंकि आरएनए यहाँ पे भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो स्टेबिलिटी का फिर से इश्यू आ गया। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। नेम 3 पॉलीमरेजेस फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। याद होगा
तीन है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। यही तो है 1, 2 एंड 3, लेकिन तीनों के काम अलग अलग है। ये क्या करेगा, ये राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट करता है, ये ट्रांसक्रिप्ट्स राइबोसोमल आरएनए। पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ये एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है, जिसको हम हेट्रोजेनस आरएनए एचएनआरएनए कहते हैं। और ये क्या करता है तीसरा, ये ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए जो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, 5s राइबोसोमल आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इनका ट्रांसक्रिप्शन करता है, इनको ट्रांसक्रिप्ट करता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये इसका ईयर मैंने नहीं लिखा ना, ये कौन से साल का क्वेश्चन था, ये कौन से साल का क्वेश्चन था, व्हाट यू से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये भी 2018 का क्वेश्चन था बच्चों। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस इन यूकैरियोट्स आप कह सकते हो। देखो प्रोकैरियोट में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस एक ही जगह पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है। तो जो हेट्रोजेनस आरएनए है, जो एचएनआरएनए है जो बना, वो एडिशनल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसको, इट अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग। 3 प्रोसेसेस मेन है जो उसको करनी पड़ती है टू कीप इटसेल्फ इंटैक्ट, टू कीप इटसेल्फ इंटैक्ट फ्रॉम द एंजाइम्स। तो पहली बात तो जो आती है, जो पहला स्टेप जो आप जिसको कह सकते हैं पहला स्टेप या पहली बात जो आती है, दैट इज स्प्लाइसिंग। पहली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है, पढ़ा है आपने, याद है, व्हाट इज स्प्लाइसिंग, बोलो। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाता है, क्या होता है स्प्लाइसिंग में, कि जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी हैं। तो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इंट्रोन्स, इनको रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम टू मेक इट कंटिन्यूअस फंक्शनल। So this process is known as splicing, removal of non-coding sequences, removal of non-coding sequences। मैं बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं बेटा आपको कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। सेकंड जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक होती है कैपिंग और दूसरी होती है टेलिंग। कैपिंग में क्या होगा कि 7 मिथाइल ग्वेनोसिन, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन is added to 5 prime end of this HNRNA। टेलिंग में क्या करेंगे, ये 3 प्राइम एंड पे होगी, मल्टीपल एज 200 to 300 adenylate residues are added at 3 prime end of टेम्पलेट। तो कैपिंग और टेलिंग से बच्चों होता ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जो फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए है, इट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बहुत अच्छा सा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का, वहां से आप देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूं एक बार, ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है ना वहां पे,
यहां से प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दिखाया हुआ है आपका। फिर इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। यहाँ पे पहले स्प्लाइसिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटा देना। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड कर देना। फिर यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे एडिनाइलेट एंड कर देना। तो ये तो क्या हो गई, कैपिंग हो गई। दिस इज टेलिंग, दिस इज स्प्लाइसिंग। तो ये 3 चेंजेस होते हैं। अब जो हमारा जो आरएनए मिलेगा वो फुली प्रोसेस्ड जो आरएनए है, फंक्शनल, जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस नहीं है, दिस इज नोन एज एमआरएनए। क्लियर? सेंट्रल डोग्मा बताना है आपको। डोग्मा, डोग की माँ नहीं, कितना गंदा जोक था। सेंट्रल डोग्मा, लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस। दिस लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। दिस लीनियर फ्लो इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। कई बार ये उल्टा भी हो जाता है, मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनता है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है बच्चों? ठीक। तो सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन, एक लीनियर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय क्रिक, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय क्रिक। ठीक है, कि डीएनए से रेप्लिकेशन हुई, डीएनए बना, डीएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका एक्सेप्शन है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हाउ द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब बात हो रही है किसकी? अब बात हो रही है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की, है ना? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। वो कैरेक्टराइजेशन कैसे हेल्प करता है? ये तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए थे टू प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर? उन्होंने किसके ऊपर काम किया? उन्होंने माइस के ऊपर काम किया, डिप्लोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया कॉज करता है, वो इंजेक्ट करवाया। ठीक है, तो उसने कंक्लूड किया कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन उसको एग्जैक्ट कॉज नहीं पता था। तो उसका जो बायोकेमिकल एनालिसिस था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन था, वो किसने किया? उसके बारे में पूछा गया है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी। उन्होंने क्या किया? केमिकल नेचर फाइंड आउट किया। उन्होंने उसके 4 कंपोनेंट बना दिए, उसने उसके 4 कंपोनेंट बना दिए। ठीक है, एस स्ट्रेन, और इसमें आर स्ट्रेन डाला प्रोटीन के केस में, कार्बोहाइड्रेट के केस में डीएनए प्लस डीएनएज एंजाइम ऐड कर दिया, सब में आर स्ट्रेन ऊपर से ऐड किया टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट में सिर्फ डीएनए ऐड किया। तो इस लास्ट वाले केस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंज हो गया, कि जो रफ स्ट्रेन था वो चेंज हो गया
उसमें विरुलेंस आ गया, स्मूथ का जो कैप्सूल था, जो प्रोटीन कोड था, ट्रांसफर होके आर पे आ गया, जिसमें डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी थी। इससे ये प्रूव हो गया कि जो डीएनए आइसोलेट हुआ एस स्ट्रेन से, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। इट इज नोन एज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए में ही वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेज एंजाइम ऐड कर दिया, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट के लिए या फैट्स के लिए लाइपेज एंजाइम ऐड कर दिया, आरएनएज ऐड कर दिया, डीएनएज ऐड कर दिया, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स बना लिए। तो आर स्ट्रेन सब में था, एस स्ट्रेन सेल उसमें ऐड की गई, और जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो सिर्फ डीएनए वाला कंटेंट था। क्लियर है बच्चों? तो इससे प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जिसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, रेप्लिकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ तो कहता होगा, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन स्मॉल रेप्लिकेशन फोक्स एंड नॉट इन एंटायर लेंथ। एक एक पार्ट को करते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि रेप्लिकेशन फोर्क पूरा का पूरा जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एक साथ अनवाइंड क्यों नहीं हो जाता, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्यों होता है? क्योंकि बच्चों मेरे, अगर ये पूरा का पूरा हो जाएगा एक साथ अनवाइंड, तो इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उतनी एनर्जी को कंज्यूम ना करना पड़े इसलिए। दूसरा है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है? एक साइड में तो ये पूरी एक साथ बनती है, दूसरे साइड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनती है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है? बिल्कुल बताएंगे आपको, कंटिन्यूअस क्यों होती है और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है। देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है, causes polymerization in a particular direction, जिसको हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है, तो ये इसका 3 प्राइम हो गया, ये इसका 5 प्राइम हो गया। तो ये कैटेलाइज जो नया बनेगा उसका 3 प्राइम होगा, ये उसका 5 प्राइम होगा, और इधर ये उसका 5 प्राइम होगा, सॉरी ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। तो ये तो कैटेलाइज किस डायरेक्शन में करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करेगा ना। तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा, और एक जितना फोर्क बनेगा उतना ही उसका फॉर्मेशन होगा। तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस हो जाएगा और एक डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम which causes polymerization in 5 prime to 3 prime direction only. Importance of ORI site in origin of replication. थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, और जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेगुलेट करता है, और उसके लिए स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं, हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा इन साइड से, वेयर डीएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एंड कंटिन्यू द प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि
पूरा एक साथ क्यों नहीं खुलता, एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, और ओआरआई साइट की एप्लीकेशन क्या होती है। एचजीपी, अगेन 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 ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। क्यों था बताओ। फोर गोल, अच्छा गोल्स पूछे हैं, गोल्स पूछे हैं। नंबर 1 पहला गोल था गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ base pairs, to find out sequence of 3.3 into 10 power 6 base pairs, ठीक, जो ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन बींग्स, या टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ जीन्स, टू improve tools for data analysis, fourth to what you say, meet the future challenges of vaccination and cloning। तो ये सारे उसके गोल्स थे। एक कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल बनाना है जिसको बाद में सीक्वेंस किया गया, बताओ। ये तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये तो याद होना चाहिए, बताओ। नॉन पैथोजेनिक, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, साफ नहीं आया। कैनो रेबिटिस एलिगेंस, ये वो नॉन ह्यूमन एनिमल जिसको सीक्वेंस किया गया बाद में। चलो चलो चलो, वीएनटीआर वेरी यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, वेरी यूनिक टू एवरी ऑर्गेनिज्म, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट stands for VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या काम है बताओ। These are short nucleotide sequences, these are short nucleotide sequences, nucleotide sequences in DNA जो कि यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं टू एवरी इंडिविजुअल, है ना। 99.9% डीएनए सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस हैं वीएनटीआर की वजह से ही। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के व्हाट यू से, इसमें इसकी बात करें तो वीएनटीआरस की हाईली स्पेसिफिक है, मैंने बताया ना, यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हाईली स्पेसिफिक हो जाते हैं फॉर एन इंडिविजुअल। यूजेस की बात करें, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज है, तो प्रोब की तरह यूज किया जाता है, यूज्ड एज प्रोब, वीएनटीआरस आर यूज्ड एज प्रोब। शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड 3 to 8 बेसिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है जिसको प्रोब क्या कहा जाता है। तो डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डीएनए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल में, मैंने बताया ना, यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, तो किसी भी दो इंडिविजुअल का वीएनटीआर सेम नहीं हो सकता एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक, ठीक है। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, अच्छा ये अलग से यूज, अच्छा अच्छा, टू एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेकंड पार्ट तो ये है, टू यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पैटर्निटी इश्यूज में इसको यूज किया जाता है, और क्राइम डिटेक्शन के लिए, वाइडली इसको यूज किया जाता है।
मिलर का एक्सपेरिमेंट, लाइफ इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। वाओ, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट। ओपनर एल्डन ने क्या बताया था? केमिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, ओपरेन एंड हेल्डेन, केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना। उन्होंने क्या बताया? केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन कर दी उन्होंने कि लाइफ एग्जिस्ट केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये बायोजेनेसिस ने बताया। बायोजेनेसिस क्या कहता है? लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उसको भी ओपरेन एल्डन ने सपोर्ट किया, लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है जी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने। मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1945 में। 1945 में मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे सेम कंडीशन, जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी उनको मेंटेन किया। प्रिमिटिव अर्थ पे क्या कंडीशन थी? हाई टेम्परेचर था, तो स्पार्क यूज किया उसने, स्पार्क यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो वैक्यूम में उसको परफॉर्म किया। उसके बाद व्हाट यू से, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स, इनको लिया लैब कंडीशंस में और उसको सर्कुलेट करवाया फॉर 1 वीक। तो इन सिंपल सब्सटेंसेस से आफ्टर 1 वीक उसको आग मिली। ये 3 अमीनो एसिड्स के नेम है। आप में से कितने बच्चे लिख सकते हैं इन तीनों अमीनो एसिड के नाम? इन तीनों अमीनो एसिड के नाम अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, बताओ, बोलो। वोल्केनिक स्टॉर्म की सारी कंडीशन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मेंटेन करना, ये सब किया और उससे आग मिल गई। आग का मतलब फायर नहीं है, यह 3 अमीनो एसिड्स के नाम है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है बच्चों, चलो 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 चलो, ये है क्वेश्चन 2021, 2022, 2023। रिपीटिशन का लेवल देख रहे हो? देख रहा है विनोद? Darwin's observation made on finches during visit to Galapagos Island. Explanation given by Darwin. Adaptive radiation, इस तरह से पूछ सकते हैं। Resemblance between flying squirrel and flying phalanges with reference to their evolution. क्वेश्चन वही, तरीके अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन सेम। ठीक, तो वर्ड मैं एक लिखूंगा, आंसर उसी में। एडेप्टिव रेडिएशन, क्या वर्ड है? एडेप्टिव रेडिएशन। इसी में सारा आ जाएगा आपका मामला, इसी में सारा कंक्लूजन आ जाएगा आपका। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? एडेप्टिव रेडिएशन बताओ, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है? बोलो बोलो बोलो, एक सेकेंड। एडेप्टिव रेडिएशन, डिफरेंट स्पीशीज इवोल्यूशन in a given geographical area, in given geographical area, given geographical area, starting from common point, starting from a point। क्या हुआ? ऐसे हुआ कि ये है एक कॉमन पॉइंट, यहां से एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन हुआ, उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो जब डार्विन साहब गए HMS बीगल में बैठ के और पहुंचे गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस
आइलैंड, और वहां पे उन्होंने स्पेशल टाइप की स्पैरोज को देखा, जिनको बाद में डार्विन्स फिंचेस कहा गया, जिनको डार्विन्स फिंचेस कहा गया। तो उन्होंने देखा कि ओरिजिनली ऑल दीज फिंचेस वर फ्रॉम द कॉमन एरिया, लेकिन फूड किस के लिए कंपटीशन होने की वजह से वो अलग अलग एरियाज में चले गए, अलग अलग आइलैंड्स पे चले गए, एंड ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट फूड अवेलेबल, उनकी बीक में मॉडिफिकेशन आ गया, बीक में मॉडिफिकेशन आते चले गए ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल, कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म क्या थी? सीड ईटिंग थी। पेरेंटल फॉर्म क्या थी? सीड ईटिंग फॉर्म थी। और वहां से वो उनकी बीक में चेंजेस आते चले गए, बीक में मॉडिफिकेशन आ गए, तो ये क्या कहलाता है? एडेप्टिव रेडिएशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, एनालोगस, होमोलोगस, बहुत आसान क्वेश्चन, बताओ, बोलो, बताने की जरूरत है? होमो सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, एनालोगस में क्या हो जाएगा? उल्टा, डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शंस। इसका एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। इसमें इसका एग्जांपल फोर लिम्स ऑफ कैट, ह्यूमन, लायन। फोर लिम्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन फंक्शन सारे सारे अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक, चलो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडल्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, ये तो नया नया क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज नोन एज मेंडल्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताते हैं भैया, बताते हैं भैया, ये लो, मेंडल्स से थर्ड लॉ क्या कहता है कि भैया it is based on inheritance of two genes, it is based on inheritance of two genes। सबसे पहली बात तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस से, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डाईहाइब्रिड क्रॉस। कि ये क्या कहता है? when two pairs of when two pairs of contrasting traits या कैरेक्टर्स, contrasting traits or characters are combined in a hybrid, are combined in a hybrid, या F1 जनरेशन कह सकते हो, combined in a hybrid, क्योंकि F1 जनरेशन हाइब्रिड ही होती है। segregation of one character, segregation of one pair of trait या one pair of character does not affect other, is independent of other, is independent of other character। मतलब देखो, सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना, आप अपनी बॉडी का एग्जांपल ले लो। आपकी बॉडी में आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, सारे कलर से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते ना। तो इसी तरह यहां पे आप एक एग्जांपल हो सकते हो कि राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, सीड शेप एंड सीड कलर, दो कैरेक्टर एक साथ लिए। ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे हो गए? हेटेरोजाइगस राउंड येलो। F1 जनरेशन में सारे के सारे हेटेरोजाइगस राउंड येलो हो गए। लेकिन जब इनका सेल्फिंग करवाया F1 का, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, तो जब एक कैरेक्टर लिया था तो कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे थे? दो टाइप के। अब हमने दो कैरेक्टर ले लिए तो कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 2 टू द पावर n। सो
4 टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, सेम, ठीक। और इस सॉरी दिस वन और यहां पे भी सेम बनेगा। सो ये ऑलरेडी चेकर बोर्ड आप बना चुके हो, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो 16 कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। इट गिव्स अ F2 phenotypic ratio 9:3:3:1। इसमें देखने की जरूरत क्या है बच्चों, देखो देखो पेरेंटल कौन कौन से हैं इसमें, पेरेंटल कौन कौन सा है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल था। तो ये राउंड येलो है, ये रिंकल्ड ग्रीन है। तो पेरेंटल कितने हैं, 10 आउट ऑफ 16। ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट्स बने। सबसे पहली बात, ये क्या बने, रिकॉम्बिनेंट्स बने। अब आपने जो क्रॉस किया है वो सही है कि नहीं उसको आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे जी, मोनो हाइब्रिड कर दो इसको, मोनो हाइब्रिड कर दो, मतलब एक बार में एक कैरेक्टर को ले, सीड शेप ले लो पहले। सीड शेप में राउंड कितने हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो राउंड कितने हो गए, 12। रिंकल्ड कितने हो गए, 4। तो रेशियो क्या आ गई, 3:1। अब सीड कलर ले लो आप, येलो कितने हो गए, 12। ग्रीन कितने हो गए, 4। रेशियो क्या आ गई, 3:1। तो इंडिविजुअली अगर आपके रेशियो सेम आ रही है तो मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एकदम सही परफॉर्म किया था, ठीक है, क्लियर। चलो, इट इज समटाइम ऑब्जर्व दैट ये 2023 F1 progeny has a phenotype that does not resemble either of the two parents and has intermediate type। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको याद हो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसमें एक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या जिसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील is not able to mask expression of recessive allele completely, recessive allele completely। कि डोमिनेंस के केस में तो कंप्लीटली वो हिडन हो जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज ऑब्टेन्ड, सो इंटरमीडिएट फिनोटाइप इज ऑब्टेन्ड। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है। बता सकता है आप में से कोई, आप में से कोई बता सकता है इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, बताओ। स्नैपड्रैगन, एंटीरेनम मेजस, स्नैपड्रैगन और एंटीरेनम मेजस, ये इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। 4 o'clock प्लांट इसका एग्जांपल है, मिराबिलिस जलैपा। क्या होता है इसमें, बताओ क्या होता है। स्नैपड्रैगन में रेड फ्लावर्स होते हैं, ये डोमिनेंट है, और इसी में व्हाइट फ्लावर्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि रिसेसिव हैं। नॉर्मल F1 जनरेशन में क्या होगा कि जो डोमिनेंट है रेड वो अपना इफेक्ट दिखाएगा F1 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रेड और व्हाइट मिलके क्या बनाते हैं, कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, पिंक फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। पिंक फ्लावर्स आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन का सेल्फ क्लोज करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं F1 जनरेशन का। तो इसको हम अगर चेकर बोर्ड की हेल्प से बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम पैटर्न। लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगी, देखो ये प्योर
रेड, होमोजाइगस रेड, ये हेट्रोजाइगस रेड दोनों नहीं, ये क्या होंगे हेट्रोजाइगस पिंक, और ये कैसा होगा होमोजाइगस व्हाइट। तो रेशियो क्या आ गई 1:2:1। ठीक, डोमिनेंट कितने हैं 3 है। ठीक, तो फिनोटिपिक रेशियो कितनी आ गई, फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई, फिनोटिपिक रेशियो भी इसमें क्या हो गई 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो हो जाती है सेम टू सेम। इट इज समटाइम ऑब्जर्व दैट ऑब्जर्विंग प्रोड्यूस, अच्छा ये उसमें दोनों नहीं मिल रहे थे, इसमें दोनों से मिलता है। बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें किसका आता है, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये भी 2023 का क्वेश्चन है बेटा। उसी का एक्सेप्शन है दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस का, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस कि डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं रह जाता, दोनों अपना इफेक्ट इक्वली शो करते हैं। एक चीज और बता दूं, इसका एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में ए बी ब्लड ग्रुप और ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिज्म, याद रखना मल्टीपल एलिज्म। ठीक, तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स इज रेगुलेटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन आई, रेगुलेटेड बाय ग्लाइकोप्रोटीन आई। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन 3 फॉर्म में मिलता है, आई ए, आई बी एंड आई नोट। ये दोनों डोमिनेंट फॉर्म्स हैं, ए एंड बी आर डोमिनेंट एंड ओ इज रिसेसिव। लेकिन जब ए बी दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है ए बी, मतलब दोनों अपना अपना एक्सप्रेशन इक्वली दे रहे हैं। और ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल क्यों है कि मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन, 2 से ज्यादा एलील है ना, तो ये मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल हो गया। ठीक है, मॉर्गन ने किस पे काम किया, ये तो ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन शायद, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था, राइट। मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सेकंड पार्ट क्या है, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जीन्स एज स्टडीड बाय देम। देखो लिंकेज क्या होता है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है, तो ये दो जो जीन्स हैं ये कोशिश करेंगे कि एक साथ इनहेरिट हो। तो एबिलिटी ऑफ सर्टेन जीन्स टू रिमेन टुगेदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इज नोन एज लिंकेज। तो लिंकेज भी 2 टाइप का होता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। नेचर में कंप्लीट लिंकेज बहुत कम देखने को मिलता है। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 25%, इट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज, और उससे ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। बात समझ में आई, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोरिलेशन बिटवीन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब व्हाट यू से, उसने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट करवाया था लिंकेज के लिए, वो था ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, रेड आइड मेल टू येलो बॉडी तो और व्हाइट आइड फीमेल, व्हाइट आइड फीमेल, ये क्रॉस उसने करवाया। क्लियर, और जो F1 ऑर्गेनिजम्स आए उसको उसने सेल्फ क्रॉस करवाया, जो F1 ऑर्गेनिजम्स थे उनको सेल्फ क्रॉस करवाया। तो उसने ये देखा कि दो जीन्स थे, 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, 2 जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट, वो सेपरेट नहीं होते इंडिपेंडेंटली। जो F2 रेशियो आई, F2 रेशियो क्या आती है,
नॉर्मल F2 रेशो 9:3:3:1 से डेविएशन उन्होंने शो किया, इट शो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल F2 रेशो। तो इट वाज प्रूव दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, ये उनको पता था। तो उन्होंने ये देखा कि दो जीन्स थे, 2 जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, 2 genes in a dihybrid cross were located on same chromosome, ठीक है। they have high chances of parental combination, जिसको हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप। तो फिजिकल एसोसिएशन जिसको हम लिंकेज कहते हैं, तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, उसी को उन्होंने क्या कहा, लिंकेज। तो लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। अगर जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया आर कंसिडर्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सिम्टम्स बताने हैं। पहली बात तो ये, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? दे आर ड्यू टू चेंज इन सिंगल जीन, पॉइंट म्यूटेशन है एक तरह से, ठीक है ना। सो दे आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग थ्रू मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड दे ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए उनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। अब ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और ये इनका इनहेरिटेंस पैटर्न एक्सप्लेन करना है। चलो जी करेंगे अब जो आपके लिए। तो देखो, दोनों के दोनों, चाहे वो थैलेसेमिया है चाहे वो हीमोफीलिया है, एक एक करके अगर हम बात करें, तो पहले हम किसकी बात करें बताओ? थैलेसेमिया की बात करोगे या हीमोफीलिया की बात करोगे? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। चलो पहले बात कर लेते हैं, कहाँ गया वो हमने, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडिंग डिजीज कहते हैं, क्वींस डिजीज कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, क्लोट फॉर्मेशन नहीं होता, आप कह सकते हो, है ना। तो इनहेरिटेंस पैटर्न की बात करें तो जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो फीमेल्स आर कैरियर, ये कैरियर फीमेल है। अगर फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होगा तभी वो अफेक्टेड होगी, लेकिन मेल में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर उसी पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है तो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। दैट्स वाई जो सेक्स लिंक डिजीजेज हैं वो मेल्स में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ऑल्सो, ठीक, याद रहेगा। क्लियर है बच्चों? चले आगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए एंड इट्स रोल इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अमीनो एसाइलेशन, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जिसको कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स,
ठीक। तो जो एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो पहला स्टेप है इन ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टीआरएनए सिंथेसिस। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम टीआरएनए सिंथेसिस। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक। एमिनो एसिड एक्टिवेट हो गया, देन इट activated amino acid bind to specific tRNA to form amino acid tRNA complex। amino acid tRNA complex बना देगा। ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इस पूरी प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो एनर्जी कहां से मिलेगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अब सेकंड पार्ट, हाउ डज इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन अकर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? चलो सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो क्या पूछा गया था, सेकंड पार्ट क्या कहां गया क्वेश्चन? ये वाला है, ट्रांसलेशन अकर्स इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक ही जगह पे होती है, दैट इज न्यूक्लियस। इसलिए इसको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती ना। ठीक है। तो ये जैसे एक्टिवेशन हो गया एमआरएनए चेन की प्रेजेंस में, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट्स ज्वाइन हो जाएंगी और यहाँ पे आपको पता है तीनों साइड्स प्रेजेंट हैं एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना। अब तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट था जी अनट्रांसलेटेड रीजन्स कहां प्रेजेंट हो। जो एमआरएनए है, ये हमारी जो एमआरएनए चेन है उसमें कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस होती है जो ट्रांसलेट नहीं होती, उनको यूटीआर कहा जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये 5 प्राइम एंड में भी प्रेजेंट होंगे बिफोर स्टार्टिंग कोडोन एंड दे आर प्रेजेंट टुवर्ड 3 प्राइम एंड आल्सो आफ्टर द स्टॉप कोडोन। ठीक है। टेक्निक इन फोरेंसिक, ये तो जेनेटिक सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, इसमें कुछ करने की जरूरत है? बताओ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो मैं क्विकली बता देता हूं। पहले तो डीएनए का आइसोलेशन करेंगे यूजिंग सुटेबल एंजाइम। डीएनए आइसोलेशन के बाद अगर अमाउंट कम है तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा, जिसको हम पीसीआर कहते हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के थ्रू। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से उसको कट कर देंगे, कटिंग यूजिंग के हेल्प से उसको कट कर दिया जाएगा। एम्प्लीफिकेशन के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जरूरत होगी तो वो कर देंगे। ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लोटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी, दीज आर वेरियस स्टेप्स। ठीक है बच्चों। हाउ वाई चार्जिंग इज एसेंशियल, अभी हमने बात करी थी। राइबोसोम का फंक्शन एज ए कैटलिस्ट। राइबोसोम्स एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरिया। राइबोसोम वो साइट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो राइबोसोम्स पे होती है। जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की, इट इज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एमआरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स बना देता है। और जो लार्जर सब यूनिट है, इट एक्ट्स एज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट।
लार्जर सब यूनिट एक्ट्स एज एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक, वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो जो इनिशिएशन है प्रोटीन सिंथेसिस का, इट इंक्लूड्स बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू द स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट एंड इनिशिएशन ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए, जिसको हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इट हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट हेल्प इन एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बच्चों ये 30+ क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट यूनिट के हैं, 30+ क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्लीट यूनिट, जिसमें तीनों के तीनों चैप्टर्स हैं जेनेटिक्स के, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्लस इवोल्यूशन। अगर हम मार्क्स वाइज देखें तो भी सबसे ज्यादा वेटेज है, 20 मार्क्स की यूनिट है। चैप्टर वाइज देखें तो ऑलमोस्ट इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन आता है इसमें, 8, 7, 5, 6, इवोल्यूशन में से 5, 6 के मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर में 7, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड कीप स्टडिंग बच्चों।